रामलाल नहीं आया? अरे वो हर्ष कहाँ है? हर्ष आया नहीं आया? कहाँ है? कल मिले नहीं तुम? क्लास के बाहर आए नहीं? मैंने वेट किया। मैंने कहा कि मैं अच्छा, कल मिले नहीं आप? ये थे, मैं ढूंढ रहा था मैं लेंस लेके। भाई सुख सर लिखने, फटाफट लिख लीजिए। हाँ अभी हो गया, शाबाश। नहीं इसके बाद दो का है, गिनो गिनो, दो का है। हाँ गड़बड़ है। और कौन है? शाबाश, वेरी गुड। संध्या बताओ, ये दो बार क्यों लिखा? ये दो बार नहीं होंगे। उप ये आएगा। हाँ शाबाश। कहाँ तक बची गाड़ी बेटा नागौर? हाँ चेक कर ले, चेक कर ले। शाबाश है, दे दे शाबाशी, दे दे शाबाश। शाबाश, हाँ यस, वेरी गुड। ये उस नहीं पढ़ाया मैंने, उप। और ये मात्रा बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी, ये दोनों इसमें हलन देखो। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शाबाश, शाबाश। एक मिनट, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, शाबाश। चीटिंग बीटिंग तो नहीं है अपने? नहीं, संख्या तो लिख देता। ठीक है, सही है। ये निकाल बोल देता हूँ, चेक कर लो। कितने हैं बच्चे और एक साथ देखना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ और अपनी कॉपी को चेक कर लो, टैली कर लो एक बार। ठीक है, अति, अधि, अभि, अपि, आप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वी, सु, सही है? गुड, सही है। ओके, हाँ लास्ट उपसर्ग कौन सा पढ़ा था? अभी हो चुका था, अब है अपी। अपी यही है ना? चलिए देखिए, अब एक बार में पूरा पढ़ा लूंगा, फिर आप लिखना ठीक रहेगा। ठीक है ना? एक एक लिखने में फिर बार बार आप कॉपी खोलोगे बंद करोगे तो वक्त जाया होगा। मैं चाहता हूं एक बार में पूरे एक बार पढ़ा लो, फिर उसके बाद चलिए अगला देखो। यहां से नहीं आएंगे प्रश्न, अपी का आज दिन तक कभी प्रश्न नहीं आया। उसका कारण बता रहा हूं। एक तो इसके उदाहरण ही सबसे कम है और ये संस्कृत में ज्यादा पूछा जाता है, हिंदी में तो न के बराबर पूछा गया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि 22 की श्रेणी में आता। अपी का अर्थ मैंने पढ़ाया भी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है ये शब्द है अपिहित। अपिहित एक शब्द है संस्कृत का, ये इसका अर्थ है ढका हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। और ये है अपिधान, और अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अपिधान का मीनिंग क्या होता है? ढक्कन। तो अपिधान, ये दो मेन, ये दो ही हैं इसमें सबसे ज्यादा याद करने वाले। बाकी कुछ ऐसे भी आएंगे छोटे मोटे। अपितु,
अपितु में अपि उपसर्ग है, तू कुछ भी नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। हाँ, अपित, अपिदान, अपितु, ये तीन ही याद रखने आपको, इसमें से तो ये तो कभी आएंगे नहीं, ये दो अपिधान ही हो सकता है। धान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ ढक्कन हो जाए, तो अपि उपसर्ग जोड़ना है, ठीक है। हित शब्द में क्या, कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ ढका हुआ हो जाए, अपि। बात समझ आए? बस इसके लिए इसको पढ़ना है, बाकी दिए कोई इसमें से कुछ। अपि के बाद कौन सा आएगा? अप, ये इंपॉर्टेंट है। अप का मीनिंग मैंने पढ़ा लिया आपको, बुरा, विपरीत, उसके सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है? अपमान, तिरस्कार करना, अपमान करना, ठीक है। और जब किसी की बदनामी होती है तो उसे कहते हैं अपयश, उसे क्या कहते हैं? अपयश। और इसी को हम कहते हैं अपकीर्ति। कीर्ति में की बड़ी, ती की मात्रा छोटी, और अपकीर्ति या अपयश एक ही बात है, ठीक है। बदनामी हो जाना। और आप परीक्षा देने जाओ और मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या हो जाता है? शाबाश, क्या होता है? अपशकुन। क्या होता है? अपशकुन, ये ध्यान रखना। और कोई अंट संट बोल रहा है वो क्या कहलाता है? अपशब्द। क्या कहलाता है? अपशब्द, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपशब्द बोलना, ठीक है। और जो नियमों में नहीं आता हो उसे क्या कहते हैं? अपवाद, ये ध्यान रखना। अप, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अपधन अंग से बनता है अपंग, और अपधन अंग से बनता है अपांग, ये दोनों सही है। अपांग में अपधन अंग है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का संधि विच्छेद भी सेम है। ये दोनों का संधि विच्छेद आपको यही लिखना, अपधन अंग। यहाँ स्वर का लोप है और रिजल्ट मिलेगा अपंग, यानी अंग से रहित हो जाता है। अपाहिज जिसको कहते हैं, विकलांग जिसको कहते हैं, दिव्यांग जिसको कहते हैं, वो सब इसमें आता है अपंग में। और अपांग, अपधन अंग, और अ मिलके आ बनाता है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका मतलब होता है आंख की कोर, जहां लड़कियां आईलाइनर घुमाती है, वो है ना, वो वाला पार्ट अपांग कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मेरे अपांग में क्या गिर गया देखना। हाँ, आंख के अंदर कुछ गिर गया अपांग के, कहीं कई बार आंख के अंदर नहीं जाता और केवल यही किनारे पे चिपक जाता कोई बाल तीन का, वो अपांग कहलाता। अपधन अंग से क्या बन गया? अपांग। इसी प्रकार अप के बाद अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अव। कौन सा है? अव, ठीक है। जैसे देखिए, जब कोई नियमों में बात नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अवज्ञा। आपको पता हो महात्मा गांधी का एक आंदोलन है, सभी ने अवज्ञा, आज्ञा का न मानना क्या कहलाता है? अवज्ञा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अवमानना। इसी को क्या कहते हैं? अवमानना, अवमानना ये कहलाता है, ठीक है। और अव प्लस अंतर से बनता है अवान्तर। ये ग्रह के अवान्तर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, बृहस्पति और पृथ्वी और इनके बीच में पाए जाते हैं, तो उसके लिए शब्द काम मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, किसी में अगर गुण नहीं है और वो गलत तरीके के है तो उसे हम क्या कहेंगे? अवगुण। उसे क्या कहेंगे? अवगुण। एक और इसमें लिख दो, अपसर्ग। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? अपसर्ग। वो एक किसी ने कहा भी था, पर मैं कल बात करने वाला था, अभी इसी पर पहले बात कर लेते, ठीक है। फिर हाँ, कल बात कहनी थी पर वो समय नहीं था और मैं भी भूल गया। देखिए, ये है उपसर्ग, और उपसर्ग का विलोम होता है अपसर्ग या परसर्ग, एक ही बात है। दोनों में इन दोनों का मतलब क्या ये जानना। उपसर्ग का अगर विलोम कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं के बालक अगर प्रत्यय लिखते हैं तो वो कॉपी में राइट माना जाएगा, बच्चे की भावनाओं को समझा जाएगा कि आगे लग रहे वो उपसर्ग है, पीछे लग रहे वो प्रत्यय। लेकिन कंपटीशन में ये उत्तर आपको राइट नहीं करना है, अपसर्ग या परसर्ग, ये दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, वो राइट करना। अब इसका मतलब क्या है, इसमें बड़ी गहराई है, ये जानना बहुत जरूरी। देखिए, ये हमारा मूल शब्द, मूल शब्द में अगर आगे जुड़ा हुआ है वो उपसर्ग, मूल शब्द में पीछे जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जो शब्दांश लगा है मूल शब्द से, क्या वो मूल शब्द से अलग हुआ है? नहीं हुआ। आगे वाला आगे जुड़ा हुआ, पीछे वाला पीछे जुड़ा। जैसे पढ़ाई, आई प्रत्यय, तो इसमें आई प्रत्यय है तो वो तो मूल शब्द पढ़ना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आहार, ये आहार हार में जुड़ा हुआ है, तो क्या ये मूल शब्द से अलग हो रहा है? नहीं। जो जुड़ने के बाद अलग होते हो वो कहलाते हैं आपके अपसर्ग या परसर्ग। जैसे देखिए,
जितने हमारे कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के, इनमें देखना ये कभी भी जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए ये आ गया राम और यहां आ गया ने, ये कहलाता है परसर। राम ने रावण को लगाएगा, बाण से लगाएगा। कभी आपने यूं तो थोड़ी देखा होगा राम ने राम को या रावण को, तो रावण ये अणन रावण को ऐसे कभी लिखा क्या? नहीं आएगा। और ये बाण से, तो बाण से ऐसे थोड़ी होता। तो ये कारक चिन्ह है, इनको अलग लिखा जाता है। तो ये मूल शब्द से अलग होते हैं, विभक्ति चिन्ह बोल सकते हो। इसलिए इसका विलोम होता है उपसर्ग का, जुड़ा हुआ है तो अलग होना। लेकिन कई बार कुछ जानकारी के अभाव में उपसर्ग का विलोम प्रत्यय लिख देते, नहीं लिखना है। ऑप्शन में ये कमबख्त दोनों ही नहीं मिले तो समझ लेना छठी पास पेपर सेटर है जिसने यही बनाया उपसर्ग का विलोम प्रत्यय, फिर इसको राइट कर देना। फिर ये मत देखना वहां इसका मतलब वो यही मान रहा है, आगे जुड़ रहे वो उपसर्ग, पीछे जुड़ रहे वो प्रत्यय, ये उपसर्ग का विलोम है। तो अवज्ञा, अवमानना, अवांतर, अवगुण, इसी प्रकार से देखिए अवदान, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, संधि पढ़ाई थी तब, और ये पढ़ाया था मैंने अवदान और अवधान के साथ पढ़ाया था। और जब मैंने शब्द पढ़ाया था सावधान, मुझे याद है। और मैंने इसका संधि विच्छेद पढ़ाया था स प्लस अवधान। अवधान का मीनिंग होता है ध्यान या मनोयोग, और स का अर्थ होता है सही, यानी ध्यान के साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान के साथ। और अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, कोई कार्य अच्छा होता है और जो प्रशंसा के योग्य होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य, उपन्यास और कहानी में बहुत बड़ा अवदान है। हिंदी व्याकरण पढ़ाने में मेरा अवदान है, यानी योगदान है। योगदान प्रशंसित कार्य, तो उसके लिए अवदान भी होता है। और क्या होगा? अवधान, अवधान शब्द भी। क्लियर है? चलिए ये लिख दीजिए तीनों एक बार को, और कोई होंगे तो मैं इसमें से आपको बता देता हूं। अवधारणा लिख देते। भगवान कभी कभी धरती पर क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, ठीक है। और ये अवधारणा कॉन्सेप्ट को कहते हैं अवधारणा, अवधारणा, अवगति। और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है? अवशेष कहलाता है। अवशेष, अवशेष और अवगति और अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट कर दो आप, अपशिष्ट। अप वाले में अपकार भी होता है, अपव्यय भी होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो लिख दीजिए, ये टेस्ट में है आपके, इसलिए पढ़ा लेता हूं। अपव्यय, दो उपसर्ग है इसमें, अपधन विधन ऐसे बनता है अपव्यय।
अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है? अवसर में, अवकाश में, अवनति में, ठीक है। ये सिंपल है, आगे लगे हुए हैं, संयोगावस्था में संधि नहीं है, अव दिखेगा। लिख ले सभी ने ये। अवदान और अवधान ये दोनों ध्यान रखना। अवधान का मीनिंग तो ध्यान या मनोयोग कहलाता है, और अवदान यानी प्रशंसित कार्य, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006 में ये पूछा हुआ है, अवदान और अवधान का, ठीक है। बहुत प्रचलित है और आरएस में भी आया हुआ है। लिख लिया इसे। कंप्लीट है। चलिए, अब इसके बाद कौन सा उपसर्ग है हमारा? आ। अनु, अनु है ना? अनु के बाद क्या है? आ। चलिए, अगला उपसर्ग है हमारा अनु। देखिए, अनु का अर्थ बताया मैंने, पीछे, समान, है ना, उसके लिए हम इसका प्रयोग। जैसे देखिए, ये है अनुगामी, पीछे पीछे गमन करना क्या कहलाता है? अनुगम, अनुगमन करना, अनुगामी पीछे चलने वाला, और नियमों के अनुसार बंधे रह करके कार्य करना, सब क्या कहलाता है? अनुशासन। और जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुमान। तकरीबन कहते हैं ना, लगभग इतने बच्चे हैं इस क्लास में, अनुमान लगाना। अनुदनमान से क्या बना? अनुमान। इनमें कोई संधि नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन सी अवस्था में मिले हुए? संयोग, ठीक है। इसी प्रकार दीर्घ संधि से अनुदन उदित से क्या बनेगा? अनुदित। अब ये मात्रा बड़ी आ रही है, क्या वास्तव में बड़ी है? ये संधि की वजह से बड़ी हुई, ध्यान रखना। अब यण संधि की बात करें, अनु प्लस अय से क्या बनेगा? अन्वय, ठीक है। अनुदन छेद से क्या बनेगा? अनुच्छेद। ये उस वाले नियम में आएगा, अनुदन छेद, ठीक है। और अनुदन एषण क्या बनेगा? अन्वेषण। अनुदन इति क्या बनेगा? अन्वीति, अन्वीति। अनुदन इति से क्या बनेगा? अन्वीति। इस तरीके से शब्द बनता है, ठीक है। अगला उपसर्ग बोलिए। क्या अर्थ पढ़ाया मैंने इसका? तक, इधर या से। जैसे देखिए, ये ले लेते हैं, आ जन्म। आ जन्म क्या अर्थ है इसका? ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, समास में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव में। आ जन्म यानी कि जन्म से मृत्यु तक, इसका विग्रह करते हैं। आ जन्म ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, भीष्म पिता ने कहा था, यानी कि होता है जन्म से मृत्यु तक। इसी प्रकार से देखिए, एक शब्द और होता है आमरण। आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा जब हम अनशन करते हैं, कुछ खाना नहीं खाएंगे, आंदोलन करते हैं ना, आमरण अनशन पर है नेताजी। इसका मतलब है मरे नहीं तब तक। इसका अर्थ हुआ मृत्यु तक। आ का मीनिंग क्या है? आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आ जन्म का जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। बाहर से जब कोई सामान मंगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आयात। इसी प्रकार दूसरों पर क्रमण करना, आक्रमण, ये ध्यान रखना, ठीक है। आक्रमण, आदन क्रमण, क्रम, क्रम मूल शब्द है, अतिक्रमण हो जाना, आक्रमण हो जाना, तो क्रम तो है ही शब्द, आ प्लस क्रमण से क्या बन गया? आक्रमण। अगला शब्द है आ झानु बाहु। हाँ, लास्ट वाले हर्ष भैया बताओ, इस शब्द को कभी सुना, कभी पढ़ा? कभी नहीं। और लास्ट उधर पीछे से किसी ने पढ़ा इसको? अभी तो लिखा है ना, अभी भी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया? फरा फरा उत्तर बताओ इसका अपने स्व विवेक से, क्या अर्थ होना चाहिए? हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, मुझे पता। हाँ, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से। इसका विग्रह आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही नहीं है, और कभी कर भी मत लेना। हाँ, ये वो जानू है और ये बाहू है ना, तो जानू बाहू में आजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये एक क्या कह सकते हैं अपन, मतलब संयोग कह सकते हो, इत्तेफाक कह सकते हो कि जानू एक शब्द आपने सुना हुआ है, वो गाना आपने सुना होगा, तू मेरा जानू, है ना, हीरो मूवी का गाना, है ना, तो वो जानू अलग है, ठीक है ना, ये जानू अलग है। अभी जानू का अर्थ अगर आप जान लोगे, जिंदगी में कभी जानू नहीं लिखोगे, जिसके मोबाइल में लिखा है जानू 1 जानू 2 नंबर 6 होते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ही होता है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये वो जानू नहीं है। जानू का अर्थ होता है घुटने। क्या अर्थ होता है? घुटने। और बाहु का अर्थ होता है भुजा। जिसकी भुजा घुटने तक, यानी घुटनों तक, दोनों भुजाएं तो घुटनों तक, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है आजानु बाहु। ये ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग ये है, वो जानू नहीं है। अब आप कहो मैं तेरा जानू, हाँ तू मेरा घुटना, यानी मैं तेरा घुटना तू मेरी कोणी, ऐसे कर्म करेंगे फिर तो। पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना। मुझे याद आता है, आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा ये शब्द, पहले पहले नहीं पढ़ा? मुझे याद आता है 2014 की कहानी, सुना दो, ठीक है। हाँ, ये देखो कितना आप इंटरेस्ट है आपको सुनने में। देखो कहानी आरंभ कहाँ होती है, जब मैं रीट के बैच को पढ़ा रहा था। रीट के बैच में आपको पता कौन पढ़ने आते हैं? जो भावी टीचर होते हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं बनती है, वो पढ़ने आती है। L1 और L2 वाले थर्ड ग्रेड का बैच था, रीट का तो थर्ड ग्रेड का ही बैच होता है, ठीक है ना। उस बैच को मैं पढ़ा रहा था, तो किसी मैडम ने एक सवाल कर लिया मुझसे। वो सवाल किया तो तुरंत मैंने उसका जवाब जो दिया, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको अपन कह सकते हैं, कि ये तो तय है कि जो कोचिंग की में थर्ड ग्रेड की तैयारी करने आया है, ये तो सुनिश्चित है कि वो गवर्नमेंट टीचर तो होगा नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में होता तो फिर वो वहां तैयारी करने क्यों आता, उस बैच में तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, क्योंकि पहले से ही थर्ड ग्रेड में है तो वो सेकंड ग्रेड में आ सकता है, लेकिन बैच ही थर्ड ग्रेड का है, इसका मतलब उसमें पढ़ने वाले जितने भी हैं, जिसको कोई नौकरी नहीं मिली हुई है, या हो सकता है किसी प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाते हो। तो बाद में शाम का बैच चलता था, मैं शाम के बैच में क्लास लेता था। तो शाम के बैच वाली क्लास में 4 से 5 मेरी जब क्लास होती थी, 2 बजे तक, अमूमन प्राइवेट स्कूल में 2 बजे तक स्कूल चलते हैं, और फिर उसके बाद वो जो भी वहां पढ़ाने वाले होते हैं, वो कोई किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो वाह थोड़ा हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तो उस बैच में एक मैडम ने मुझे सवाल किया, और जो शब्द बोला उसी समय मैंने सवाल कर दिया, मैडम आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ। आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने आपको स्कूल में देखा था, हरी साड़ी में थी आप। हाँ सर। बोले सर आपको कैसे पता, आप इतना पर ध्यान रखते हो? मैंने कहा मुझे सब पता है, सरकारी शिक्षक हो तो मुझे सब पता रहता। बोले कि आपको कैसे पता इतना बारे में? मैंने कहा मेरे स्कूल आए थे क्या? कौन स्कूल गया न कौन, अरे हरी साड़ी जिंदगी में कभी पहनी होगी भेंडी ने, तो इतना तो कॉमन से। अब देखो क्या होता है, आपको अब आप, यही तो बात है, तुमको कोई बात कहो तो तुम बात किसी को किधर से लेके चले, अरे वो स्टूडेंट है, मैं कहा और वो कहा, दोनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान है, ठीक है ना। ठीक है ना। वो तो बेचारे अभी अभी पढ़ने लगे हैं, अभी यहाँ इतने सारे बैठे हुए हो आप, मैंने आपको अपना मित्र माना कि माना? नहीं माना, माना ना। हाँ। तो वो सवाल क्या था, वो ये सवाल ये दिया था उसने, और ऐसा था आजानुलंबित। जब ये मैंने पढ़ाया नहीं ना, उससे पहले आते ही मुझसे सवाल कर लिया, सर ये आजानुलंबित का मतलब क्या होता है? अब वो उसका कारण ये है कि वो विद्यालय में पढ़ाती थी, और विद्यालय में पढ़ाती थी तो कक्षा में कभी कभी कठिन शब्द आ जाते हैं। अब कठिन शब्दों का अर्थ आता नहीं है, तो वो कॉपी में लिख देती, और फिर कल बताऊंगी बच्चों। अब वो क्या करती, आते ही मुझसे सारे प्रश्न पूछ देती, क्योंकि मुझे पता है कोई अगर पूछ रहा है स्कूल में नहीं आया तो मेरे से पूछेंगे वो। और मैंने जैसे वो सवाल किया कि सर इसका मतलब क्या है, तो इस शब्द से ही मैंने पता लगा दिया कि ये पढ़ाती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कक्षा 6 से 12वीं तक की पूरी किताब में एक ही जगह पर एक ही पार्ट, क्योंकि हमने लिखा पार्ट, उस पार्ट में ये शब्द है, ये शब्द वही है और कहीं है ही नहीं। तो मुझे पता था, उस समय मैं SIRT में काम करता था उस समय, तो ये जब NCERT से पाठ्यक्रम दिया गया था, और उसमें एक चैप्टर था कक्षा 7 वाली किताब में, मिठाई वाला एक चैप्टर है वहां से। अब उसकी लाइन क्या थी,
उस किताब की लेनी, मैं अपनी भाषा में उस लाइन को कह रहा हूं। उसने जो शब्द कहा मुझे कि छत पर अंजलि आजानुलंबित होकर केस राशि सुखा रही थी, ये सेंटेंस था। अब ये मैडम को समझ में नहीं आया आजानुलंबित क्या होता, तो फिर मैंने उसको एग्जाम्पल देकर के समझाया, मैडम इसका मीनिंग ये, अर्थ नहीं बताया, इससे पहले शब्द पढ़ा। बाहु, इसका अर्थ है घुटने से बाहु तक, यानी जिसकी भुजाएं सॉरी घुटनों तक लंबी होती। तो आजानुलंबित का मतलब ये है कि अंजलि सबसे पहले तो बाथरूम से निकली, ताजा ताजा नहाई हुई, बाल भीग रहे, और एक तरफ टॉवल लटका हुआ इधर, और हाथ में दोनों बाल्टियां लेके बापरी चढ़ी है छत के ऊपर, और छत के ऊपर चढ़ी है, और वो जानते हो टॉवल कैसे वो लड़कियां यूं बांधती है, आधे बाल उसमें नहीं घुस रहे हो तो भी ऐसे करके मजबूरन, और सबसे पहला काम क्या करती है, दोनों बाल्टियां रखेगी छत के वहां पर, और फिर बाल का वो टॉवल जो है वो खोलेगी, झाड़ेगी और तार पे डाल देगी, और हाथ में कोई डंडा कंगा लेकर के गई होगी, बाल लगेगी यूं, और यूं यूं करके यूं करेगी। तो तो फिर तो फिर तो फिर सर इसका, मैंने कहा इसका मतलब यही है, आजानुलंबित का मतलब होता है जिसके बाल घुटने तक लंबे करके, आजानुलंबित का मतलब है जिसके बाल कहां तक लंबे हैं। हाँ, अब केस राशि सुखा रही है तो यूं, अब आया समझ में। तो इस मुद्रा में छत पर कौन खड़ी थी, अंजलि खड़ी थी, और आजानुलंबित होकर केस राशि सुखा रही थी। अब इतनी गहराई से उसको ये का अर्थ बताया, अगले दिन पता नहीं उससे प्रैक्टिकल कैसे किया होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो आजानुबाहु इसी तरीके से यहां लिख दीजिए, आजानु लंबित, क्या हो जाएगा ये, हाँ क्लियर हो गया, आजन्म, आमरण, आयात, आक्रमण, आजानुबाहु, आजानुलंबित। चलिए अगला उपसर्ग कौन सा हमारा, नहीं नहीं लिखना है, तीन तीन पढ़ा लेते हैं एक साथ। हाँ, उदय, अच्छा वो तो बहुत पार्ट ज्यादा, ये दोनों लिख लेते, उसके तो उदाहरण ज्यादा है, और कुछ उदाहरण याद आज मैं लिख देता हूं इसमें। आहार, ठीक है, आहार भी लिख देना, आहार, आकर्षण, अभी तक हंसी आ रही है, ट्यूबलाइट दो बार चमकती है। तुम घर जाकर के मेरे को भी याद करते होंगे, मुझे 2 दिन से हिचकी आ रही है। हा? ये मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरी नकल कौन कौन करता है हॉस्टल में, करते करते कौन करते करते ये करते, एक बार बता देगा कैसे करते हो, क्या नकल करते है, ऐसे, अरे शाबाश। अच्छा नहीं लगता आपको, खोको, सही है, चलो इसी बहाने याद तो करते हो, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, गलत अंदाज में या गलत तरीके, एक मतलब अच्छे तरीके में याद, कुछ होंगे ऐसे ही होंगे। हाँ, हरिवंश राय बच्चन, क्या हुआ, अमिताभ बच्चन कौन है, मैं, अरे कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। हाँ, हमारे ये ऑनलाइन में कोई है, वो कह रहे हैं कि सर आप एक्टिंग तो घनी चौकी करते हो, चौकी मतलब अच्छा है ना। अरे कहाँ से, कालू मिस्त्री, चलो बढ़िया है।
लिख लिया सभी ने? ओके, चलिए अगला जो उपसर्ग है उसको थोड़ा गहराई से समझना, क्योंकि इस पर प्रश्न जरूर बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन 22 में से। जो 9 मैंने पढ़ा है उसके बाद 10वां आप इसे स्थान के रूप में दे सकते हो, और वो उपसर्ग है आपका उद। अब लिखे नहीं, ये उद उपसर्ग। देखो, सबसे पहले ये उपसर्ग किस 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 तरीके से आपके सामने आ सकता है, ठीक है? जब तक पूरी बात खत्म नहीं हुए तब तक कुछ बात मत करना, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है, बहुत विरोध उत्पन्न करता है। और हम जब पढ़ाते हैं हमारे लिए भी एक प्रकार से ये सरदर्द है। उद उपसर्ग आपको कई बार इस रूप में दिखेगा, जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है? ऐसा भी दिखेगा। कई बार ये बिना हलंत में भी दिखेगा, इस रूप में भी दिखेगा, और इस रूप में भी दिखेगा, ये 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 इस रूप में भी दिखेगा, और ये इस रूप में भी दिखेगा। किस रूप में? इस रूप में भी दिखेगा, और अच्छा छतरी वाले के रूप में भी आपको दिखेगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले उदाहरण बात करते हैं इस पर कि ये आपको जैसा है वैसा कैसे दिखेगा। जैसे उद्गम, जैसे उद्भव, जैसे उद्घोषणा, जैसे उद्घाटन। आप इन सभी शब्दों को देखिए और आपको देखिए हलंत लगा हुआ शब्द मिल रहा है, ठीक है? इन सब में उद उपसर्ग ही, सब संधि में पढ़ चुके। मैंने आपको कहा अगर हमें संधि विच्छेद करना तो द आए तो संधि विच्छेद किससे करोगे? त से। तो उत दन भव। अब आपको कि सर ये नियम कहाँ है? तो त बदलेगा द में, जगत दनीस जगदीश, तो वो उस नियम में क च ट त के बाद गोस ध्वनि, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में। इसी प्रकार देखिए ये पूरा दिखेगा पर वास्तव में पूरा नहीं, उदय। और ये इसका संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो उत प्लस अय, तक किस में बदलेगा? द में बदलेगा, और अस्वर है उसमें लग जाएगा, तो ये बन गया उदय। देखिए द पूरा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है? इसी प्रकार उदीयमान, उदीयमान, अब इसमें उद उपसर्ग, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ईयमान से कर देंगे। अगला देखिए उच्च से कैसे दिखेगा, जैसे उच्चारण आ रहा ना, उद प्लस चार। इसी प्रकार उज्ज्वल, बताइए क्या बनेगा? उद प्लस ज्वल। इसी तरह उज्जैनी, उज्जैनी, उद प्लस जैनी। इस तरीके से देखिए ये है उल्लास। इसी प्रकार उल्लेख, उल्लेख। इसी प्रकार उल्लंघन, उल्लंघन। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? उदी है। इसी प्रकार उत प्लस डयन से क्या बनेगा? उड्डयन, उद सॉरी, उद प्लस डयन से नहीं, उड्डयन। इस तरीके से ये पढ़ा चुका हूं नियम अलग। ये त दिख रहा, जैसे देखिए उत्कर्ष, उत्तम, उत्तेजक, उत्तर, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्साह। ये सारे संधि वाले नियम में पढ़ा चुका हूं, वे सारे कैरी फॉरवर्ड होकर उदाहरण आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए उनदनमेश, ये ऐसे बोला लेकिन संधि विच्छेद उददनमेश में, ठीक है? उददन नायक, उन नायक, उददन मूलन,
उन्मूलन, उद्दन्माद, उन्माद, इस तरीके से शब्द बनेंगे। ये उच्च, उद्दन श्रृंखल, उच्छृंखल, उद्दन श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास, उद्दन शिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। ऐसे खूब सारे उदाहरण मैंने संधि में आपको पढ़ाया। ये बात तो हो गई देखिए पाणिनि की अष्टाध्याय, निरुक्तम वगैरह ग्रंथ में। लेकिन हाल फिलहाल अभी आरपीएससी और दूसरे जो एग्जाम करवा रहे हैं उन्होंने उद ऑप्शन में न दे करके उपसर्ग में क्या लिख दिया है, उत लिख दिया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर उत आ जाए और उद नहीं है, उद ऑप्शन में नहीं है, हाँ उद दिया होगा और हलंत नहीं है और ऐसा उद दे दिया, उसे राइट मत कर। उपसर्ग कोई सा भी दिखे हलंत वाला ही राइट होगा पहली बात। और अगर उत ऐसा दिख जाए तो वो भी राइट नहीं होगा, क्योंकि उपसर्ग में क्या लगेगा, हलंत लगेगा। एक बात तो ये हो गई। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको राइट करोगे, उत को राइट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये है, ये दिया ही नहीं है और ये दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये ध्यान रखना। अब ये बात ये आती है, कुछ किताब ऐसी है जो उद को उपसर्ग न मान करके उद को उपसर्ग मानती है और कई जगह पढ़ाया भी जा रहा है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको तो परीक्षा में जो दिया जाए, भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि यहां से प्रश्न पुटअप नहीं हो। उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर प्रश्न आ गया निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएगा, ये तो तय। उसका कारण ये, क्योंकि कुछ उत मानते और कुछ उद मानते, फिर कोर्ट में जाएंगे। और कितने क्वेश्चन अभी भी आरपीसी ने डिलीट कर दिए। उन्होंने आंसर की जो वो क्या कहते, हट धर्मी था, नहीं यही राइट है। और फिर उसका भी अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो पूरा रिजल्ट ध्यान में रखते हुए कि भाई अब मुझे सबको यही रिजल्ट देना है। तो ऐसे में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। खैर, तो मैं तो ये मानता हूं आपको तो उद ही लिखना है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो उत आपको लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको ये नहीं लिखना है, आपको तो उस उद वाले ऑप्शन में ये सारे उदाहरण लिख लो, एक ही लाइन में कोमा 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 करके ये उदाहरण लिख लो। और आपको ये चाहता है नहीं सर आपने सही तरीके से समझाया, तो कॉपी के किसी ऐसी जगह पर पीछे इसको लिख लो, इतने तरीके से आएगा उद। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, है ना? कुछ नहीं करना है, ये तो लिखना ही है। ये तो मैंने इसलिए बनाया कि कौन सा शब्द किधर किस तरीके से आया हुआ किधर जा रहा है, इसलिए ऐसे, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि देखो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन उत्तर हमारा उद ही राइट करना है। उद ऑप्शन में नहीं हो तो उद कर लेना। और ये सभी संधि से बने हुए शब्द हैं, हमने पढ़े हैं। कहीं कहीं कोई किसी न किसी उद प्लस डयन, उड्डयन, उद्दन लेख, उल्लेख, उद्दन लंघन, ये सब मैंने पढ़ा है। और जहां त आए उसका संधि विच्छेद द से करना है, और जहां द आए वहां त से करना है। जहां न द है न त है वहां संधि विच्छेद द से करना है। बस इतना है। अब देखो यहाँ न द है न त है, तो उद प्लस ज्वल, यही राइट है।
अभी तो बहुत सारे लिख रहे हैं, धीरे 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 धीरे। बेटे अगला उपसर्ग हमारा कौन सा है? ओके, लिख लीजिए लिख लीजिए। उप है पास सहायक छोटा, इसका अर्थ है यही है ना? देख लिया सभी ने? कोई कठिन शब्द अगर आ गया तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, बाकी सरल है सबसे। उपसर्ग मामले में उप तो बहुत आसान है। लिखिए, इसमें उदाहरण लिख लीजिए। उपवास, उपवास, उपवास। उपनयन, उपनयन क्या होता है? उपनयन यज्ञोपवीत, जनेऊ। उपनयन संस्कार कभी सुना आपने? हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको हम कहते हैं वही उपनयन कहलाता है। उपनयन जनेऊ को कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखिए, वन का छोटा भाग क्या कहलाता है? उपवन। क्या आता है? उपवन। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग भी लिख लीजिए। और उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहले पढ़ा चुका हूं ना, तो लिखिए इसके अंदर उपत्यका। उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अदित्यका, और पहाड़ के नीचे की, सॉरी, क्या कहलाता है? उपत्यका। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। किसी का निक नेम होता है उसे कहते हैं उपनाम, उपनाम। और भलाई के काम को क्या कहते हैं? उपकार, उपकार। किसी को गिफ्ट देना क्या कहलाता है? उपहार। किसी वस्तु को प्रयोग में लेना, काम में लेना, उपभोग। उपयोग या उपभोग दोनों सही है। किसी के भेद के भी और भेद होना, उपभेद, उपभेद। और उपधन ईक्षा क्या बनेगा? उपेक्षा, हीन भावना से देखना। ठीक है, अब कुछ काम की बातें हैं जो यण संधि से संबंधित है, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। यह है उपाध्यक्ष। इसमें दो उपसर्ग है, उप प्लस अधि प्लस अक्षी, ई का लोप उपाध्यक्ष। इसी प्रकार उपाध्याय, इसमें भी कितने उपसर्ग हैं? दो। उप प्लस अधि प्लस आय क्या बनेगा? उपाध्याय। जो एकदम ठीक हो उसे क्या कहते हैं? उपयुक्त। दो शब्द हैं, ये आएंगे कम्बक परीक्षा में, ये लिखना मत अभी। यह है उपर्युक्त, हालांकि आपके नोट्स में मैंने शब्द युग्म में पढ़ा रखा है। उपर्युक्त का मीनिंग होता है ऊपर कहा हुआ, और ये डेफिनेट पूछा जाएगा। इसमें उप उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ऊपरी, ऊपरी और उक्त से बनता है, तो उप उपसर्ग नहीं है इसमें, ऊपरी मूल शब्द है। लेकिन यहां उपधन युक्त, उपयुक्त यानी ठीक। अरे भाई, इस किताब के इतने पैसे कैसे? उपयुक्त दाम बताओ, उचित दाम बताओ। तो यहां ऊपरी है, इसमें आपको उप उपसर्ग नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको उप मिलेगा। किस विकल्प में? सभी उप उपसर्ग से निर्मित है। वहां ये दो तीन उदाहरण में ये बीच में लगेंगे और आपको लगेगा वो उप उपसर्ग है, पर नहीं है, इसमें ऊपरी मूल शब्द है, ये ध्यान। अगला उपसर्ग बोलिए, दुर। दुर का मतलब कठिन, बुरा, विपरीत के रूप में काम में लिया जाता है। लिखिए, इसमें आंसर लिख दो। जिसकी दशा खराब हो जाती हो, दुर्दशा। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा अभी, देखते हैं, देख रहा किधर लिखते हो आप। दुर्दशा। हाँ, मुझे पता था। दुर्दशा, दुर्घटना,
घटना, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्योग, दुराशा, दुर्धन, आशा, सॉरी इसमें एक ही उपसर्ग है, और ये है दो उपसर्ग, दुराचार, दुर्धन, आचार, दुराचार, दुर्धन, आचार, दुराचार, दुर्जन लिखवा दिया, दुर्भावना, दुर्भावना, और ये दुहधन राज, दुराज, ये दु है, बड़ी मात्रा में बदल जाता है, पढ़ा रखा मैंने, जैसे दूर प्लस रम्य, दुरम्य, क्योंकि र की ध्वनि आने पर मात्रा बड़ी हो जाती है, दुरम्य, दुरुपयोग, जिसका उपयोग गलत हो रहा हो, बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, कोई है ही नहीं फिर भी बिजली पंखे वगैरह सब चल रहे हैं बिजली से, तो दुरुपयोग हो रहा है, दुर्धन उपयोग, दो उपसर्ग है, ध्यान रखना, दुरुपयोग में दो उपसर्ग है, कौन सा है, दुर्धन उपधन योग, दुरुपयोग। चलिए अगला उपसर्ग बोलिए, चलिए इसको हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास कल। हाँ, उपखंड, उपनिवेश, कोर्स कब पूरा होगा, कोर्स करवाना है या पढ़ना है, आंगन में गए, अभिषेक जी बिल्कुल आप मेरे शिष्य हो,